हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसेलेनियस के सारे प्रश्न, और इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। और अगर करंट की बात करें, करंट में भी चीन आपका टॉप पे है, चीन टॉप पे है। चीन के बाद है भारत, भारत के बाद है जापान, भारत दूसरे स्थान पे है, जापान, जापान के बाद है यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका है योजना और दूसरी तरफ कब स्टार्ट हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 2005। तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये आपका स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995। तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का आपका हो जाएगा पहला। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1999। तो सी का आपका चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। डी क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आपका शुरू हुआ था 2001 में। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? 2143, 2143 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001। और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2013। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2019-20। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2019-20। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो जल जीवन मिशन है आपका, यह 15 अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है? वाटर फॉर पीस। वर्ल्ड वाटर डे 2024 की थीम क्या है? वाटर फॉर पीस। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, इसमें आपका क्या आता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में क्या आता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, भारत की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बागवत लकड़ी के खिलौने ये गलत है। क्या होगा? घरेलू, यहाँ पे होगा घरेलू सजावटी सामान। बागवत के लिए आपका होगा घरेलू सजावटी सामान। और एक जनपद एक उत्पाद ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 24 जनवरी 2018 को। और पूरा डिटेल में मैंने अपने फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन में डाला है, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते क्रम में। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो 2011 के अनुसार सबसे पहले आपका कानपुर आएगा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2413। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 जनवरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, लखीमपुर खीरी से कुछ याद आया? जो बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित होगा कहाँ पे होगा? लखीमपुर खीरी में। ये आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो सेकंड भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बदुआ। ये आपका है बांका बिहार में। बाकी अडवा मिर्जापुर में है, हरौड़ा मिर्जापुर में है, बघेलगंज बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? 2 होता है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। प्रथम 10। तो यहाँ पे n क्या हुआ? टोटल नंबर कितना है? तो 10 है। और 10 क्या है? इवन है। तो जब इवन होता है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। n/2 यहाँ पे क्या होगा? 10/2 मतलब 5वां पद। तो 5वां पद आपका कौन सा है? यहाँ पे 11 है। तो 11। फिर n/2 प्लस 1वां पद मतलब 6वां पद कौन सा है? 13 है। तो 11 प्लस 13/2। 11 13 आपका कितना हो जाएगा? 24 होगा। तो 24/2 कितना आएगा? 12। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 12। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 12 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण कौन सा होता है? सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो 55%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो 55%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा शाब्दिक संचार का प्रभाव 7% होता है और स्वर, लय, सुर इत्यादि का प्रभाव 38% होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार भाषा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समाधान की जटिलता। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समाधान की जटिलता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? तो जो आपका ड्रेस कोड है ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अशाब्दिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समाधान के पदों की सामान्यता। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समाधान के पदों की सामान्यता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? तो सार्वजनिक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो सामाजिक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 क्या है? संचार अपरिवर्तनीय है। कथन 2 क्या है? संचार स्थिर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों कथन 1 और 2 सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें फिल करना है क्या होगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना कि देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो 77 है। अब ये आएगा कैसे? तो 11 से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। तो अगर हम लोग 11 से 7 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 77 आ जाएगा। लेकिन ये 7 आएगा कैसे? तो जब हम लोग 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 11 × 21/3 कितना आ गया? 77 आ गया। 3 7 जा 21, 11 7 जा 77। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ आप। तो 12 × 36/4, 4 9 जा 36, 108 आ गया। तो यहाँ पे आप मान लो अब आपको 112 लाना है। कैसे लाना है? तो 14 को 24 से मल्टीप्लाई करके 24 को किससे भाग करेंगे? तो अगर हम लोग 24 को डिवाइड करें, यहाँ पे तुम 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, सॉरी, अगर 24 को 3 से डिवाइड करें तो 3 8 जा 24 और 14 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 112। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 होगा। आंसर आपका क्या होगा? 3 होगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्या है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो हाँ, ये आपका सही है। हमें क्या चूज करना है? कौन सा सत्य नहीं है? तो समचतुर्भुज क्या कहता है? रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत है। अच्छा, एक गलत क्यों है? कि वर्ग में क्या होता है कि आपका एंगल कितना होना चाहिए? एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। चारों एंगल 90 होना चाहिए। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा कुछ नहीं होता, बस चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है? √S S - A S - B S - C। अब देखो यहाँ पे कैसा इसका यूज कैसे करना है वो देखेंगे। कितने रेशियो में है? तो 5:12:13। तो 5x 12x और 13x मान सकते हैं। परिमाप कितना है? 540। परिमाप का मतलब क्या हुआ? इन तीनों भुजाओं का योग। तो 5x + 12x + 13x कितने के बराबर है? 540 के। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू जब 18 आएगा तो एक भुजा 90 हो जाएगी, दूसरे b भुजा 216 हो जाएगी और तीसरी जो भुजा है 234 हो जाएगी। मान लिया कि एक भुजा a है जिसकी वैल्यू कितनी है? 90 है। दूसरी भुजा b है जिसकी वैल्यू 216 है। तीसरी भुजा c है जिसकी वैल्यू 234 है। अब हीरो का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालेगा। ठीक है, इससे आपका एरिया निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है? √S S - A S - B S - C। अच्छा, इस S की वैल्यू क्या होती है? A + B + C/2। मतलब क्या हुआ? सारे भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम लोग सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 270। ठीक है,
270 आएगा। बस इस वैल्यू को पुट कर देना है। एस की जगह पे क्या पुट करना है 270, ए की जगह पे 90, बी की जगह पे 216, सी की जगह पे 234। और जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9720 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 9720 स्क्वायर मीटर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम है, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक मिनट, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा 3142। सबसे पहले लिखते हैं शीर्षक, टाइटल देते हैं ना सबसे पहले, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यह कब हुआ और यह किसने किया। ठीक है, 3142। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शीर्षक, इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद यह कब हुआ, और सबसे लास्ट आखिरी में क्या होगा, यह किसने किया। तो 3142 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो नियमित उपागम, रूटीन अप्रोच इंग्लिश में बोलते हैं। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नियमित उपागम। क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? रूटीन अप्रोच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है प्रत्यक्षीकरण से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक मस्तिष्क दो से बेहतर है, ये गलत है, ये विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो एक मस्तिष्क दो से बेहतर है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी चार भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB दी हुई है 8 सेंटीमीटर है, CD 9 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि भुजा AD की लंबाई क्या होगी। देखो आप यहाँ डायग्राम में समझ सकते हो, ये आपका चतुर्भुज है ABCD और कोई अंदर सर्कल है जो इसे टच कर रहा है, सबको टच, चारों भुजा को टच कर रहा है। तो इसका एक थ्योरम होता है, ठीक है, प्रूफ भी होता है, तो प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। थ्योरम क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD होगा। AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। AB कितना है 8 है, CD कितना है 9 है, BC कितना है 7 है और AD पूछ रहा है, तो AD मान लो कि x है। AD मान लिया कि आपने क्या है x है, वैल्यू पुट कर तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, शोर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है, शोर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम एलसीएम क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपका जो लास्ट टर्म कौन सा है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को यहाँ पे एक जगह लिख लेंगे, फिर इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2xy हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें करते क्या है, हर एक टर्म को लेंगे और जो हाईएस्ट टर्म होता है, जिसका हाईएस्ट पावर होता है, उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, एक x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, और तीसरा टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले x माइनस वाई लेते हैं, x माइनस वाई देखते हैं कि इसका हाईएस्ट टर्म क्या है। तो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो हम लोग हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर x प्लस वाई पे आते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो हाईएस्ट टर्म 1 ही है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसको सिंपल लिख लेंगे x प्लस वाई। और एक तीसरा टर्म कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो बस यही एक टर्म है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एचसीएफ में क्या होता है ना, जो कॉमन होता है तीनों में, बस वही लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कदाचित, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी, सर्वथा। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा सर्वथा, फिर सामान्यतः, फिर कदाचित, कदाचित, फिर कभी कभी, फिर कभी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 5 3 2 4 1, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, तो सही आंसर क्या होगा, समस्या की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, समस्या की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 चित्रीय तकनीकी जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दंड चित्र और पाई चित्र, बार चार्ट और पाई चार्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है एंकरिंग, पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रशासनिक शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रशासनिक शक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेक्षणों के समूह x1 x2 एंड xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपका दिया हुआ है x1 x2 एंड xn, मतलब टोटल नंबर कितना है, n है। इसमें से 50 से लिए गए विचलनों, देखो 50 से लिए गए विचलन का मतलब क्या हुआ कि हर एक में से 50 घटाया गया है और इनका योग कितना है, -10 है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका यहाँ पे हुआ कि x1 -50, 50 से लिए गए विचलन मतलब सब में से 50 घटाएंगे, तो और इनका योग कितना है, -10 है। मतलब x1 -50, x2 -50, x3 -50 एंड सो ऑन xn -50 कितने के बराबर है, इनका योग -10 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x1 x2 x3 सबको एक साथ रख लेंगे, तो कितना है, n टर्म है, तो x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस 50 कितनी बार है, n बार है ना, तो -50 n टाइम है, तो इसे लिख सकते हैं -50n कितने के बराबर है, -10 के बराबर है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड xn कितने के बराबर होगा,
तो 15n को जब आप इधर भेजोगे राइट साइड तो क्या होगा, 50n माइनस 10 होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है। मतलब क्या हुआ कि सब में से क्या घटाएंगे, 46 घटा देंगे। तो x1 माइनस 46 प्लस x2 माइनस 46 प्लस xn माइनस 46 कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn तक। माइनस 46 कितनी बार है, n टाइम्स है, तो इसे भी लिख सकते हैं माइनस 46n 70 के बराबर है। तो जब हम लोग 46n को राइट साइड भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक किसके बराबर होगा, 70 प्लस 46n के बराबर होगा, 46n के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म आपका इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी है x1 प्लस x2 प्लस x3 एन xn, यहाँ पे भी है x1 प्लस x2 प्लस x3 एन xn। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 50n माइनस 10 इक्वल टू 70 प्लस 46n। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 20। तो यही आपका आंसर होगा, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संचार में एक भावनात्मक अपील है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर क्या होगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे ने, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, ऑगस्ट कॉम्टे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही है। सेकंड क्या है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो सेकंड भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी, नहीं यहाँ पे होगा, सॉरी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्री केसी नियोगी। और आपको बताना है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं। इसके चेयरमैन कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइन है। कारण क्या है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, हाँ ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ये गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तकनीक वित्त एवं नौकरशाह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो हाँ, ये सही है। और 2030 तक भी कुछ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं इसे डिटेल में फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो सेकंड भी सही है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। वैसे बाकी मैं इसे डिटेल में डालूंगा फेसबुक पेज पे एक बार करेक्शन करके, ठीक है। तो एक बार इसे आप लोग कंफर्म जरूर हो लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी मैं डाल दूंगा डिटेल में इसे फेसबुक पेज पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में कर में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे बोलते हैं UNFPA। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2023 और 2024 की। तो 2024 का टाइटल क्या था? 2024 का टाइटल आपसे एग्जाम पूछ लेता है। तो 2024 का टाइटल है इंटरवुमेन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। 2024 का टाइटल क्या है? इंटरवुमेन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। और 2023 का टाइटल क्या है? 2023 का भी आपसे पूछ सकता है, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूपी होगा, फिर गिवन ऑप्शन आपका महाराष्ट्र होगा, फिर यहाँ पे बिहार, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।